चलो लिखो मैग्नेटिज्म एंड मैटर। चैप्टर कौन सा चल रहा है? मैग्नेटिज्म एंड मैटर। एंड मैटर लिखो। आज मैं पढ़ा रहा हूँ डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का यही है और ये पूरी थ्योरेटिकल है। तो डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक क्या है बताओ तुम लोग। जो मैग्नेट से रिपेल करते हैं उसको पैरामैग्नेटिक, जो उसको ड्रैग करते हैं मैग्नेट्स को। अच्छा, और फेरोमैग्नेट होते हैं जो बहुत ज़्यादा। जैसे मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम डायामैग्नेटिक को रख देते हैं, अच्छा ये बताओ इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक, जैसे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है और यहाँ पे सी पॉइंट पे, तो सबसे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कहाँ पे होगा? ये पे, सी पे इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, यानी कि डायामैग्नेटिक को यहाँ पे रख देते हैं तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। पैरामैग्नेटिक को हम रख देते हैं तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा और फेरोमैग्नेटिक को रख देते हैं तो भी क्या होगा? इस डायरेक्शन में मूव करेगा। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है, ठीक है। और पैरामैग्नेटिक फील्ड वीकर टू स्ट्रॉन्गर और फेरो भी वीकर टू स्ट्रॉन्गर करता है, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। अच्छा, जैसे एक सब्सटेंस है और एक कैसे इधर क्यों आता है, इधर क्यों होता है, इधर क्यों होता है, इसका भी रीजन मैं बताऊंगा। पहले बस इतना नोट करो कि अगर इंक्रीजिंग फील्ड है, ठीक है, इंक्रीजिंग फील्ड है, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को रखते हैं तो ए वीकर मैग्नेटिक, सॉरी स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड से वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करता है। पैरामैग्नेटिक वीकर टू स्ट्रॉन्गर और फेरो भी वीकर टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड की ओर मूव करता है। और क्यों, अभी इसका रीजन मैं बताऊंगा कि क्यों, ठीक है। इसमें सिर्फ थ्योरी ही थ्योरी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। चलो लिखो ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of their behavior in external magnetic field, ठीक है, on the basis of their behavior in external magnetic field substances are divided into three groups. एक क्या लिखा है फर्स्ट में, क्या है? डायामैग्नेटिक, ठीक है, और ब्रैकेट में लिखना ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। अभी मैं बताऊंगा ये होता क्या है। ये कांस्टेंट होता है, जैसे एप्सिलॉन नॉट क्या है? कांस्टेंट है। म्यू नॉट क्या है? कांस्टेंट है। उसी तरह से ये भी कांस्टेंट होता है और जिसका सिंबल होता है काई। ऐसे बना दो, ऐसे, और इस पे ऐसे, ऐसे। अभी आगे मैं बताऊंगा, नहीं सब में होता है, पहले तुम इतना ही लिखो। फर्स्ट में होता है डायामैग्नेटिक, इसका लिखो ब्रैकेट में लिखो ससेप्टिबिलिटी, ब्रैकेट में लिखो, जैसे ससेप्टिबिलिटी लिख लिए और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो ऐसे, लिखो निगेटिव एंड स्मॉल। ये क्या होता है अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा, अभी तो डायामैग्नेटिक लिख ली और उसमें ऐसे लिखना है टी वाई
निगेटिव एंड स्मॉल, स्मॉल ऐसे लिखना है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, निगेटिव होता है और स्मॉल होता है। जैसे इसका सिंबल काई है। हाँ, जैसे x इक्वल टू -5.4 इंटू 10⁻³ जैसे 3.4 विथ निगेटिव साइन इंटू 10⁻⁴, ये सभी क्या है, निगेटिव है। और 10⁻⁴ 10⁻⁵ होता है, इसी ऑर्डर में होता है। जैसे एक और लिख दिया -6.1 इंटू 10⁻⁶, ऐसे लिख दिए, तो सभी क्या है, निगेटिव है। और 10⁻⁴ -5 -6 के ऑर्डर का है, तो इसलिए क्या है, स्मॉल है या लार्ज है, स्मॉल है। ठीक है, तो जैसे कोई पूछे, जैसे बोर्ड में भी पूछा हुआ है कि एक सब्सटेंस है, उसका ससेप्टिबिलिटी मान लो कि इतना है, तो मटेरियल कौन सा होगा, डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, याद रखना है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का ससेप्टिबिलिटी निगेटिव और स्मॉल होता है, इस ऑर्डर का होता है। उसके बाद में नेक्स्ट लिखो, सेकंड में लिखो पारामैग्नेटिक। पॉजिटिव एंड स्मॉल होता है, जैसे इसमें पॉजिटिव लगा दो। ठीक है, जैसे ससेप्टिबिलिटी मान लो कि 5.4 इंटू 10⁻⁴ हो जाए, 3.4 इंटू 10⁻⁵ हो जाए, तो कौन सा सब्सटेंस होगा, पारामैग्नेटिक। हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट लिखो फेरो। फेरोमैग्नेटिक, इसका ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, पॉजिटिव एंड लार्ज। पॉजिटिव एंड लार्ज, सर ये 10⁻⁴ के ऑर्डर नहीं, ये 10 जैसे 1000, मान लो कि ये 1000 हो जाए, 1200 हो जाए, इस टाइप से, तो वो क्या होता है, तुम्हारा फेरोमैग्नेटिक होता है। लार्ज, पॉजिटिव एंड लार्ज, समझ गए ना। वैसा दिया रहेगा जिससे तुम इजीली ये डिसाइड कर सकते हो कि ये स्मॉल है या लार्ज है। ठीक है, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। अभी ससेप्टिबिलिटी क्या है, रिलेटिव परमिबिलिटी क्या है, वो सब चीज़ यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा एक सेपरेट टॉपिक में। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है, समझ गए। अब डाया लिख के, डायामैग्नेटिक लिख के डैश दो। अब इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या होता है। डायामैग्नेटिक, तो पहले लिखा देता हूँ, उसके बाद में फिर समझाता हूँ। ठीक है, तो लिखो, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज विच हैव टेंडेंसी टू मूव, जो अभी मैं समझाया था वही लिखा रहा हूँ। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज विच हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम स्ट्रोंगर टू वीकर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। which have tendency to move from a stronger to weaker part of the external magnetic field। ठीक है, फुल स्टॉप लिखो। it develops magnetization in the opposite direction of मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इस चीज़ को अभी मैं बताऊंगा कि अपोजिट डायरेक्शन में कैसे डेवलप होता है। अभी तो ये तो समझ में आ गया
ये तो समझ में आ गया कि हमने लिखाया कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होता है विच हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम ए स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इट डेवलप्स मैग्नेटाइजेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अभी जस्ट मैं समझाऊंगा इसको, ठीक है, फुल स्टॉप लिखो। ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस is repelled by a magnet, is repelled by a magnet, ठीक है। और एग्जाम्पल लिख लो। इस बार के बोर्ड के पेपर में एग्जाम्पल ही पूछा दिया, बताया गया था, 4 ऑप्शन दिया हुआ था, अब पूछा था कि विच इज पैरामैग्नेटिक, तो एग्जाम्पल भी याद रखना है। कॉपर, एग्जाम्पल में लिखो कॉपर, लीड, जिंक, H2O, वाटर, सोडियम क्लोराइड। हमने क्या लिखा है? कॉपर, Cu, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29, या 28, 28.5, 20 एटॉमिक नंबर 29 या 28 होता है। अच्छा चलो, जिंक का बताओ 30। अच्छा लीड का बताओ, नहीं पता। अच्छा इसमें बताओ वाटर का, नहीं इसका 18 मास नंबर 18 होता है। और सोडियम क्लोराइड का, सोडियम का 11 और क्लोरीन का, क्लोरीन का कितना होता है? नहीं नहीं, मास नंबर 50। नहीं नहीं, इसमें मैं पूछ रहा हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा इसमें, क्या बोलते हैं उसको? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 और इसमें 8, 10 होगा। और सोडियम क्लोराइड में बताओ NaCl में कितना होगा? इसमें 11 होगा 28, और इसमें कितना होता है? क्लोरीन के कितना होता है? 17। समझ गए? तो सब में क्या होता है? इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सब में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसकी रफ एंड डेफिनेशन केमिस्ट्री में करा। अच्छा चलो ठीक है, अभी बस इतना ही जानो, अभी हम लास्ट में बताएंगे कि होता क्या है। अच्छा ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा पैराग्राफ चेंज करके लिखना, ये जितने एग्जाम्पल लिखा है वो सभी लिख लेना, पैराग्राफ चेंज करके लिखना। मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए यही इवन नंबर होता है। कोई ज़रूरी नहीं है, एक्सेप्शन भी है, आगे मैं एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा। अब इसमें एक्सेप्शन भी है, मैं बताऊंगा आगे कि क्यों होता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद में नेक्स्ट पैराग्राफ में चेंज करके लिखो। लिखो व्हेन ए बार ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल, व्हेन ए बार ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल when a bar of diamagnetic material placed in an external magnetic field comma the field lines are expelled or repelled, the field lines are expelled or repelled and field inside the material is reduced, field inside the material is reduced। इसमें बनाया भी गया है, देखो फिगर में, बुकलेट में ऐसे गिवन है, देखो ऐसे ऐसे बुकलेट में ऐसे गिवन है, वो बुकलेट मिलेगा तो तुमको ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। देखो मान लो कि यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला है, यहाँ पे पहले देखो, यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 10 टेस्ला है। अब यहीं पे इसी रीजन में हमने क्या किया, एक बार एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को हमने रख दिया, तो देख रही हो उससे फील्ड लाइंस क्या हो रहे हैं? एक्सपेल्ड हो गया, बाहर चला गया, तो वहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आया? तो अगर मान लो कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला है, अगर इस रीजन में यहीं पे अगर मैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रख दूं
तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, लेस देन 10 टेस्ला हो जाएगा। तो यहाँ पे फील्ड लाइंस क्या हो गया, एक्सपेल्ड हो गया, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, लेस देन 10 टेस्ला हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊंगा, शायद मैग्नेटिक मोमेंट तो पढ़ाया था ना, क्या होता है, आई इंटू ए, आई इंटू ए या एन आई ए, पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था। अच्छा, मान लो कि कोई एक न्यूक्लियस है ऐसे, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है v स्पीड से, तो करंट का डायरेक्शन कैसे होगा? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो करंट का डायरेक्शन इसमें कैसे होगा, सेम डायरेक्शन में होगा या अपोजिट? अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। और करंट कितना होता है, Q/T, तो इसमें हम लिख देंगे E। और टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो 2 पाई, अगर मान लो कि इसका रेडियस r है, तो 2 पाई r अपॉन में v, इसका स्पीड v है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई r अपॉन में v, तो v ऊपर चला जाएगा, तो I इक्वल टू हो जाएगा EV अपॉन में 2 पाई r। ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट को हम स्मॉल m से या किसी बुक में म्यू से भी डिनोट किया हुआ है। ठीक है, तो म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इंटू ए, तो ये हो जाएगा EV अपॉन में 2 पाई r, और एरिया कितना हो जाएगा, πr²। तो इस r से r कैंसिल आउट हो गया, इससे a कैंसिल आउट हो जाएगा, a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा फाइनली, EV r अपॉन में 2 आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, करंट के ऐसे करेंगे तो इसका डायरेक्शन क्या हो, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर हो जाएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हाँ परपेंडिकुलर टू द, नहीं, कर्ल को, अपने कर्ल को करंट के डायरेक्शन में मूव कराओ। कर्ल कैसे हैं, तो ऐसे तो मूव कराएंगे नहीं, जब भी कराएंगे तो ऐसे मूव कराएंगे। तो थंब का डायरेक्शन कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो होगा। अच्छा, इसको एक सेपरेट टॉपिक में पहले लिख लो। ठीक है, पहले मुझे यही कराना चाहिए था, लेकिन इसको मैं छोड़ दिया। पहले एक सेपरेट टॉपिक लिखो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यहीं पे लिखो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ये पिछले बार के सिलेबस में था, लेकिन इस बार ये कट कर दिया है, और इसको बिना समझाए तुम ये सब समझ ही नहीं सकती हो। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। हाँ बस वही, वो भी इलेक्ट्रॉन के लिए करा हूँ, किसी चार्ज के लिए मैं कराया था। ठीक है, तो यही फिगर है, देखो यही फिगर है, सब कुछ यही चीज़ है, बनाया हूँ। तो वहाँ पे ई आ जाए, वहाँ पे क्यू आ रहा था, क्यू भी r अपॉन में 2 था। अब मान लो कि इलेक्ट्रॉन के लिए अल्फा पार्टिकल के निकाले, प्रोटॉन के लिए निकाले, न्यूट्रॉन के लिए निकाले, तो वहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम, निकाल देंगे। ठीक है, अब इसी चीज़ को नोट कर लो, इस सेपरेट टॉपिक में करना है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। और इतना जितना मैं कराया उतना लिख लो, ये सिलेबस से कटा हुआ है, फिर भी मैं इसका यूज करूंगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ इसको। इसमें समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है कि कैसे निकालेंगे। और टाइम पीरियड है, हाँ टाइम, टी क्या है, टाइम पीरियड, और ये की टी क्या है, टाइम पीरियड।
टी क्या है, टाइम पीरियड। हो गया। आई क्या है, करेंट। करेंट क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम पीरियड, तो वही हमने लिख दिया, सब पुट कर दिया। तो म्यू या एम, ये क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हमने स्मॉल एम से या किसी किसी बुक में म्यू से भी डिनोट किया हुआ है, तो दोनों सेम चीज़ है। एसएनसीईआरटी में स्मॉल एम से किया हुआ है और एचसी वर्मा में म्यू से किया हुआ है, तो दोनों सेम चीज़ है। सर जो हमने लास्ट क्लास में वो लिखवाया था हम्म। उसको और इसको दोनों को एक बार पुट करके हम कोई क्वांटिटी निकाल सकते हैं, अगर हमें आए क्वेश्चन आई, हाँ निकाल सकते हैं। तो देखो उसमें ऐसा था ना, कि उसमें चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा था, तो इसी डायरेक्शन में हमने करंट का डायरेक्शन लिया था, हमने तो क्यों लिया था, इसमें इलेक्ट्रॉन लिया तो उसको हमने अपोजिट डायरेक्शन में लिया, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। समझ रही हो, स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन के लिए है। जैसे अगर प्रोटॉन करता, प्रोटॉन ऐसे करता, तो फिर हम क्या करते हैं, प्रोटॉन अगर ऐसे ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करता तो करंट का डायरेक्शन भी वही होता, सेम होता, तो उसके चलते मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाता, बाहर की ओर हो जाता। बच्चे का पेपर चल रहा है, बच्चे टेस्ट देने आएंगे नहीं, चलो ठीक है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में लिखो एक्सप्लेनेशन फॉर डायामैग्नेटिज्म। अभी हम डायामैग्नेटिज्म ही पढ़ रहे हैं, अभी मैं बताऊंगा कि वो रिपेल क्यों होता है। तो पहले समझ लो, फिर मैं बताता हूँ। देखो, डायामैग्नेटिक एटम या मॉलिक्यूल या सब्सटेंस जो भी है, उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। जैसे इतना ऐसे होगा तो इतना ऐसे होगा, इसमें नेट कितना हो गया, वेक्टर सम कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ गए। तो इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मान लो कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो उस केस में डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कैसे होता है, तो कुछ ऐसे, ये रेंडमली ओरिएंटेड होता है। समझ में आया कि कैसे किया मैंने, ये रेंडमली ओरिएंटेड होता है। जैसे ये है, इसका ऐसे है, इसका ऐसे है, ये है तो इसका ऐसे है, इसका ऐसे है, यहाँ पे मैं बना दिया, तो इसका मान लो कि ये कैसे है और इसका ऐसे, यहाँ पे बना देते हैं ऐसे। इसका नेट, अगर पूरे सब्सटेंस का नेट मैग्नेटिक मोमेंट हम फाइंड करेंगे तो कितना होगा, जीरो होगा। ये सभी क्या है, इंडिविजुअल एटम या मॉलिक्यूल है। जैसे H2O है तो मॉलिक्यूल है, और कॉपर है तो क्या है, एटम है। तो इसका इंडिविजुअल का मैग्नेटिक मोमेंट होता है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, जीरो होता है। इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या होता है, रेंडमली ओरिएंटेड होता है। तो इसमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। जब इसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जैसे मान लो कि ये जैसे बी नॉट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो अब ऐसे हो जाएगा। जो जिसका डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है वो स्लो हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, और जिसका मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वो बढ़ जाएगा। ठीक है। तो मैं कितना बनाऊं इसमें, देखो कुछ ऐसे हो गया। तो अब इसका इंडिविजुअल का जीरो होगा नहीं, सबका क्या होगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अच्छा ऐसा क्यों, तो मैं पढ़ देता हूँ। देखो मैं पढ़ देता हूँ एक बार तब। इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिटिंग करता है। दीज ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स आर इक्विवेलेंट टू करंट कैरिंग लूप एंड प्रोसेसेस ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, जो अभी मैं निकाला हूँ।
सबका मैग्नेटिक मोमेंट होगा। अच्छा, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज इन विच द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल इज जीरो। ठीक है, व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड दोज इलेक्ट्रॉन हैविंग ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इन द सेम डायरेक्शन स्लो डाउन एंड दोज इन अपोजिट डायरेक्शन स्पीड अप, यानी कि इंक्रीज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। अब लेंज लॉ क्या है, लेंज लॉ क्या है, तो लेंज लॉ पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर में, आगे चैप्टर में, तो मैं वहाँ पे पढ़ाऊंगा। बुक लाई हूँ, दिखाओ एनसीईआरटी निकालो। नेक्स्ट चैप्टर। अच्छा नेक्स्ट देखो, मैं भी बताता हूँ, एनसीईआरटी खोलो। दिखाओ, जैसे अब ये इंडक्शन में देखो, इंडक्शन में यहाँ पे ये फैराडे लॉ है और ये क्या है, लेंज लॉ है। ठीक है, लेंज लॉ इंडक्शन में है, और यहाँ पे देखो इसमें लिख रखा है कैसे है, ये ओल्ड बुक है ना, जिसको जेई नीट देना है उसको यही पढ़ना चाहिए। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे दिखा हुआ है, इस पैराग्राफ को लास्ट में पढ़ो। यहाँ पे देखो दो दो पे, यहाँ से पढ़ो, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ से पढ़ दो तो यहाँ से The same direction slow down and those in opposite direction speed up. This happens due to induced current in accordance with the Lenz's law, which you will study in chapter 6. तो ये क्यों होता है, यानी कि जो फील्ड एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में है वो कम हो जाएगा, और जो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हो इंक्रीज हो जाएगा। तो अब जितने भी इंडिविजुअल एटम्स है या मॉलिक्यूल्स हैं, उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट किस डायरेक्शन में हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। इसलिए मैं लिखाया था कि ये मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड होता है। ठीक है, तो यही मैं लिखाया हूँ, और ये सब चीज़ तुम लोग को बना लेना है समझने के लिए। ठीक है, तो मैंने क्या लिखाया, स्पीड अप अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, दस diamagnetic substance develop a net magnetic moment in the opposite direction of applied field। यही चीज यही बताना है कि ये क्यों इस डायरेक्शन में मूव करता है, क्योंकि इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में क्यों होता है, तो इसका एक्सप्लेनेशन ही है। तो लिखो एक्सप्लेनेशन फॉर डायामैग्नेटिज्म, और जो मैं समझाया हूँ यही लिखाऊंगा, एक्सप्लेनेशन फॉर डायामैग्नेटिज्म हो गया। लिखो इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, समझ रहे हो या ऐसा ही लिख रहे हो, समझ लोगे तो ये रटने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर रट्टा मारना पड़ेगा इसमें। ये चैप्टर फुली थ्योरेटिकल है, और इसको पढ़ने के बाद में तुमको एनसीईआरटी रीड करना पड़ेगा। अभी तो जो भी चैप्टर है हमने नहीं बोला कि रीड करना है, लेकिन इस चैप्टर को रीड करना है। हर चीज़ तो मैं लिखा नहीं सकता, तो मेन मेन चीज़ जो है मैं लिखा रहा हूँ और समझा दे रहा हूँ। इसको रीड करना है, एक इस चैप्टर को रीड करना है, फिर एक सेमीकंडक्टर को रीड करना है। ये दोनों थ्योरेटिकल चैप्टर है, हर चीज़ नहीं लिखाया जा सकता। ठीक है, तो लिखो इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम ऑर्बिटिंग अराउंड न्यूक्लियस, ऑर्बिटिंग अराउंड न्यूक्लियस फुल स्टॉप। लिखो दीज ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स आर, अभी मैं बताया उसके चलते करंट होगा। दीज ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स आर इक्विवेलेंट टू, these orbiting electrons are equivalent to current carrying loop and having orbital magnetic moment, magnetic moment फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के बाद में लिखो डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज इन विच diamagnetic substances are those in which the resultant magnetic moment in an atom is zero। और इस फिगर को बनाना है, The resulting magnetic moment इज जीरो
द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट इन एन एटम और मोलिक्यूल इज जीरो। तो जब कोई भी सब्सटेंस डायमैग्नेटिक अपने एटम्स की वजह से ना, तो समझ गए, उसमें ये सिचुएशन होगा, ये सिचुएशन होगा। चाहे 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, इसको ऐसे ही बना लो। जैसे मान लो कि इसमें बिल्कुल इक्वल बनाना है ना, बिल्कुल इक्वल बनाना है, ऐसे ऐसे इक्वल बनाना है। समझ में आया कि मैं क्या बता रहा हूँ? जैसे एटम है तो इसको एक एरो साइन हमने मैग्नेटिक मोमेंट को दिखाया, बिल्कुल इक्वल है। और इसमें लग रहा है कि बड़ा छोटा है या दोनों इक्वल दिख रहा है? थोड़ा ऐसे बनाना है, जैसे ऐसे बना दिया, एक ऐसे और एक ऐसे, तब इसमें ऐसे। सुपर कंडक्टर भी क्या होता है? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ही होता है। यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? जीरो। अब ऐसा क्यों होता है, मैं लेंज लॉ पढ़ाऊंगा तो उस समय बताऊंगा। अभी मैं बताऊं कि लेंज लॉ क्या होता है तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें बता दो, हमने बताया कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होता है जो वीकर स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड से वीकर पार्ट की तरफ मूव करता है, यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड होता है। क्यों होता है यहाँ पे मैं समझा दिया। ठीक है, और मैंने बताया था कि इसका ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? निगेटिव एंड स्मॉल होता है। रीजन समझ नहीं आया कि मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की तरफ, लाइक जहाँ पे कम है वहाँ पे। अच्छा, तो देखो इसका मैग्नेटिक मोमेंट किस इस डायरेक्शन में है, तो इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? इस पे भी लगेगा, इस पे, लेकिन ज़्यादा फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? अच्छा चलो नेक्स्ट लिखो, पैरामैग्नेटिक। ये सब एक बार लिख लो और इसमें बुकलेट में गिवन है। नेक्स्ट लिखो पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक लिखो, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज which have tendency to move from a region of weak magnetic field to a strong magnetic field. Full stop. Full stop. Paramagnetic substance develops magnetization in the direction of magnetizing field. Paramagnetic substances develop magnetization in the direction of the magnetizing field. Magnetization in the direction of magnetizing field. एग्जाम्पल लिख लो, सोडियम अल्युमिनियम। एग्जाम्पल में लिखो सोडियम अल्युमिनियम
मैग्नीज ETC। सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है और एल्युमिनियम में 13। इसमें भी ऑड नंबर है, ठीक है। मैग्नीज में कितना होता है? सर और अच्छा जो भी हो, चलो ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके लिखो। जैसे इसमें ये चीज़ है कि जैसे मान लो कि यहाँ, अच्छा देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा 10 टेस्ला है, यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला है, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बी मोर देन 10 टेस्ला, ठीक है। अभी बनाना नहीं है, अभी मैं समझा दिया और इसका रीजन भी मैं बताऊंगा। लिखो, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। व्हेन ए बार ऑफ, बार यानी कि बार मैग्नेट, व्हेन ए बार ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ये 10 टेस्ला हमने जस्ट एग्जांपल लिया, जरूरी नहीं है यहाँ पे 10 टेस्ला है। समझ में आया कि मैंने क्या लिखा है? हमने तो एक एग्जांपल लिया, यहाँ पे B0 है तो यहाँ पे मोर देन B0 हो जाएगा। व्हेन ए बार ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड comma the field lines gets concentrated inside the material, the field lines gets concentrated inside the material and the field inside is enhanced, यानी कि इंक्रीज कर जाता है, and the field inside is increased। अब इस फिगर को बना लेना है और बुकलेट में भी यहाँ पे गिवन है। और ये कौन सा चीज़ है? ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। हो गया। अब नेक्स्ट लिखो, एक्सप्लानेशन फॉर पैरामैग्नेटिज्म। एक्सप्लानेशन फॉर पैरामैग्नेटिज्म। देखो, जैसे मान लो कि अगर किसी एलिमेंट में मान लो कि 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 5 का क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, उसमें रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 0। अगर मान लो किसी में 11 है तो 5 को कैंसिल कर देगा, लेकिन एक के चलते तो बच जाएगा, ठीक है। तो इस केस में ऐसे होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0 है, तो इस केस में ऐसे होता है। ऐसे होता है, यानी कि जितने भी इंडिविजुअल एटम्स या मॉलिक्यूल्स है, सबका अपना परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। डायमैग्नेटिक क्या होता है, 0। इसमें जितने भी एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स है, तो उसका अपना इंडिविजुअल का परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। लेकिन इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये क्या होता है, रेंडमली ओरिएंटेड होता है, कोई इधर कोई इधर कोई इधर। तो किसी भी स्मॉल वॉल्यूम में देखेंगे तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें एम नेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डायामैग्नेटिक में इंडिविजुअल का 0 होता है, और इसमें जितने भी एटम्स है, डायामैग्नेटिक में जितने भी एटम्स है सबका 0 होता है, और इसमें जितना भी है सबका होता है, परमानेंट होता है। लेकिन इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जैसे 10 ऐसे है तो 10 ऐसे है, तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा।
5 ऐसे है तो 5 ऐसे है, तो उसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कब, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो। अच्छा जैसे मान लो कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, बी नॉट मान लेते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है, तो उस केस में ये जितने भी एटम्स हैं सभी इस डायरेक्शन में अलाइंड हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड की लाइन में ऐसे हो जाएगा। समझ रहे हो, अभी बनाना नहीं है, अभी बनाना नहीं है, पहले मैं लिखाऊंगा उसके बाद में बनाना है, समझ गए। तो इसीलिए एक तो मान लो कि ये 10 टेस्ला है और इसके चलते यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ तो क्या होगा, मोर देन 10 टेस्ला हो जाएगा। मान लो कि यहाँ पे 10 टेस्ला, इसके चलते 5 टेस्ला हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 टेस्ला हो जाएगा। समझ रहे हो, 5 टेस्ला इस ये सब अब इस डायरेक्शन में हो गया ना, तो इसके चलते नहीं होगा यहाँ पे, यानी कि ये जितने भी एटम्स हैं सब में अब ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे करंट फ्लो करने लगा, तो इसके चलते भी तो मैग्नेटिक होगा, होगा ना इसके चलते भी। जैसे सुनो, जैसे मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, मान लो कि यहाँ पे जैसे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन कैसे होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, बता दो यस और नो। और करंट अभी मैंने कितना लिखाया था, जल्दी बताओ तो, ई फाइनल ई, फिर से देख के बताओ, ई भी आर बाई मैग्नेटिक मोमेंट लिखाया था, ई वी आर टू बाई या टू, या ये लिखाया था, करंट दिखाओ, करंट बताओ, ई भी बाई 2 पाई आर, ठीक है। तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, एक सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आर होता है। इतना जल्दी भूल गए, अभी तो मैं पढ़ाया था। तो इसमें लिख दोगे म्यू नॉट अपॉन में 2 आर, और ये कितना हो जाएगा, ई भी अपॉन में 2 पाई आर, सबके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, और इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। समझ गए। तो अब सभी जो एटम इस डायरेक्शन में रेंडमली हो गया, तो इस सब में करंट अब ऐसे फ्लो करेगा, तो सबके चलते मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगा, तो उसके चलते, हाँ, तो जैसे अब ये क्या था, रेंडम था, अब इसमें इलेक्ट्रॉन का मोशन कुछ ऐसे हो गया, देखो इलेक्ट्रॉन का मोशन ऐसे होगा, तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नहीं एक मिनट रुक जाओ, इलेक्ट्रॉन का मोशन ऐसे है तो करंट का डायरेक्शन कैसे हो जाएगा, ऐसे। तो अब इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे हो जाएगा, इस डायरेक्शन में ऐसे, ये ऐसे आ रहा है, ये करंट का डायरेक्शन है, ये करंट का डायरेक्शन है, हाँ, और ये इलेक्ट्रॉन का है, तो ऐसे आ रहा है, ऐसे हो रहा है, क्या, देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है ऐसे, और करंट ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो बताओ इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल इधर हो गया, तो यही तो मैं लिखाया हूँ। तो इसके चलते ये जितने भी एटम है सबके चलते मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये पहले से 10 टेस्ला है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जो इसके चलते होगा, इसके चलते जो प्रोड्यूस हुआ, तो इसलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, मोर देन 10 टेस्ला हो जाएगा, ठीक है। चलो समझ गए, सभी जितने भी एटम्स है सबके चलते कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कैलकुलेट करना, जस्ट यहाँ पे थ्योरेटिकल हमको पढ़ाई करना है, ठीक है। तो हमने ये बताया, और कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो ये इसी फॉर्मूला से निकालेंगे, समझ में आया, जैसे ऐसे निकाला था, ठीक है। तो हम क्या बता रहे थे, भूल गया मैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ मैग्नेट, चलो पहले लिख लो। तो देख लो एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ, जो मैं समझाया वहीं इसमें लिखाऊंगा, इसके अलावा कुछ नहीं लिखाऊंगा। देखो मैं पढ़ता हूँ, द इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल्स ऑफ ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल हैव ए परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और ड्यू टू नॉन कैंसिलेशन ऑफ स्पिन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें होता है कि कुछ में अनपेयर्ड होता है
और कुछ में पेयर्ड भी होता है, उसमें नॉन कैंसिलेशन होता है, ठीक है। और इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इन ऑब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द इंडिविजुअल डाइपोल्स आर ओरिएंटेड randomly and there is no net magnetization, ठीक है। in presence of an external field B which is strong and low temperature the individual atomic dipole moment aligned in the direction of external field, thus substance develop a net magnetic moment in the direction of applied field। यही लिखाऊंगा, ठीक है। चलो लिखो लिखो, एक्सप्लेनेशन फॉर पैरामैग्नेटिज्म, एक्सप्लेनेशन फॉर पैरामैग्नेटिज्म लिखो। द इंडिविजुअल एटम्स और मोलिक्यूल्स, द इंडिविजुअल एटम्स और मोलिक्यूल्स ऑफ ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल, एटम्स और molecules of a paramagnetic material have a permanent magnetic dipole moment, have a permanent magnetic dipole moment due to presence of some unpaired electron, presence of some unpaired electron or due to the non-cancellation of the spin of two electrons, of the क्या लिखे, of cancellation of the spins of two electrons, फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज करके लिखना। इन absence of in the absence of an external magnetic field, in absence of external magnetic field the individual dipoles are randomly oriented, dipoles are randomly oriented and there is no net magnetization। और इस फिगर को बनाना है, there is no net magnetization, इस फिगर को बनाना है, देख लो इसको। ठीक है, लिखो इन द absence of, सॉरी, इन द presence of, उसके बनाना है ना, हाँ इसके बनाना है, उसके बनाने के बाद में मैं बता रहा हूँ कि क्या करना है। सिर्फ यही वाला, क्या, सिर्फ ये वाला, हाँ हाँ सिर्फ ये वाला बनाना है, ये वाला, ये वाला भी नहीं बनाना है, सिर्फ ये वाला बनाना है। हो गया, अब लिखो इन presence of an external field, in the presence of an external field, ब्रैकेट में लिखना बी वेक्टर, ऊपर वेक्टर साइन लगाना, which is strong and at low temperature, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और टेम्परेचर लो होना चाहिए। टेम्परेचर से क्या मतलब है इसका, बताओ। टेम्परेचर से जो मॉलिक्यूल जो ज़्यादा जल्दी उनकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, ज़्यादा होती है। अच्छा ये बताओ कि कोई जैसे एक इलेक्ट्रॉन है जिसका स्पीड मान लो कि है कितना बताऊँ, बहुत ज़्यादा है,
और एक इलेक्ट्रॉन है जिसका स्पीड कम है, तो किसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराया जा सकता है इजीली, जिसका स्पीड ज़्यादा है या जिसका स्पीड कम है? जिसका स्पीड कम है उसको इजीली कराया जा सकता है। तो अगर टेम्परेचर होगा तो केटीजी में पढ़े हो कि इसका एनर्जी जो होता है प्रोपोर्शनल टू टी होता है, तो इसका एनर्जी ज़्यादा होगा, तो इसको इजीली मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लाइन नहीं कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर कम हो इसका तो एनर्जी कम होगा और ये इजीली मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, इसलिए ये लो टेम्परेचर पे इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है? नहीं, लास्ट बताओ ना। लो टेम्परेचर कोमा द इंडिविजुअल एटॉमिक डाइपोल मोमेंट align in the direction of external magnetic field, align in the direction of external magnetic field, फुल स्टॉप लिखो। thus substance develop a net magnetic moment, thus the substance develop a net magnetic moment in the direction of applied field, in the direction of applied field, net magnetic moment, thus the substance develops a net magnetic moment in the direction of applied field। और इस फिगर को बनाना है, इस सेकंड वाले फिगर को बनाना है। समझ में आया कि मैंने क्या लिखाया? अब नेक्स्ट है क्यूरी लॉ। नेक्स्ट है पहले क्यूरी लॉ लिख लो और पहले मैं समझाता हूं कि है क्या। हाँ, जैसे ए अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है? रेंडमली ओरिएंटेड है। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पे टेम्परेचर हम कुछ मान लो कि जैसे बताओ 300 केल्विन ले लेते हैं, 300 केल्विन ले लेते हैं या 400 कर देते हैं, 400 केल्विन, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने बी नॉट ऐसे ले लिया इस डायरेक्शन में और बी नॉट इस डायरेक्शन में ले लिया और बी नॉट इक्वल टू सपोज करो कि 10 टेस्ला कर दिया और टेम्परेचर को मान लो कि हमने 350 केल्विन कर दिया। ठीक है, हाँ जरूर लगा सकते हैं, इसमें इंडिविजुअल का सबका मैं बताया हूँ। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। अच्छा चलो, अब क्या होगा, ये कुछ ऐसे होना शुरू कर दिया। ऐसे होना शुरू कर दिया, यानी कि ये परफेक्टली अलाइन नहीं हुआ, होना शुरू हुआ गया। ठीक है, इसके बाद में मान लो कि हमने मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू 20 टेस्ला कर दिया और इसका डायरेक्शन ऐसे ही है, और हमने क्या किया कि टेम्परेचर को हमने कर दिया 300 केल्विन। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे हो गया। मोस्टली अलाइंड हो गया। ठीक है, अब फिर हम यहाँ पे करते हैं बी इक्वल टू 30 टेस्ला कर दो
और इसका टेम्परेचर मान लो कि कितना 250 या कुछ बताओ 290 केल्विन। ऐसे हो गया, यानी कि ये कंप्लीटली अलाइंड हो गया। इसके बाद जैसे इसके बाद में ऐसे किया, इसके बाद में ऐसे किया, इसके बाद में हमने सपोज करो कि ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, और यहाँ पे बी नॉट इक्वल टू कुछ भी बताओ 40 टेस्ला, और टेम्परेचर मान लो कि 250 कर देते हैं, ठीक है, और बी इसी डायरेक्शन में है। उसके बाद में मैग्नेटाइजेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सभी तो अलाइंड हो गया। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये मैग्नेटिक, यहाँ पे इसके चलते मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, कुछ भी ले लो, जैसे 100, तो यहाँ भी 100 होगा। इसको 50 कर दो, इसको 200 कर दो, तभी यहाँ पे 100 ही रहेगा। समझ गए? सर इसका कोई स्पेशल रीजन है कि हमने मैग्नेटिक फील्ड को तो बढ़ाया लेकिन हाँ। हमने टेम्परेचर को कम कम किया, तब ना इजीली मैग्नेटाइज होगा। या तो हम इसको इंक्रीज करें या इसको डिक्रीज करें, दोनों हमने किया, तो इजीली इस यहाँ पे क्या होगा, जितने भी है वो सभी क्या होगा, उस डायरेक्शन में लाइन हो गया। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट मान लो कि यहाँ पे 100 यूनिट हो गया, तो यहाँ भी 100 होगा, इसके बाद भी 100 यूनिट होगा। जितना जितना अलाइन होना था वो सभी A to Z हो गया। अब फर्दर तो कोई गुंजाइश नहीं है। मान लो कि 1 बिलियन है, यहाँ पे 1 बिलियन एटम है, यहाँ पे मान लो कि जैसे 1 बिलियन बहुत ज़्यादा हो गया, जैसे मान लो कि यहाँ पे 10,000 है, यहाँ पे मान लो कि उसमें से 2000 अलाइंड हो गया, अभी 8000 रेंडम है, यहाँ पे 5000 अलाइंड हो गया, 5000 रेंडम है, यहाँ 10,000 परफेक्टली अलाइंड हो गया, तो यहाँ भी 10,000 परफेक्टली हो जाएगा। इसके बाद में तो कोई बचा ही नहीं है कि फर्दर अलाइन होगा। समझ गए? सर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड तो बढ़ा ही रही हूँ तो साथ टेम्परेचर भी बढ़ा रही हूँ, तो फिर इसमें हो सकता है कि कोई रेंडम हो जाए, तो उसके लिए इस बहुत ज़्यादा इसको करना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से जैसे उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो इजीली उस डायरेक्शन में अलाइन नहीं होगा, उसका एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस सब समझाया कि कैसे होगा। अब लिखाता हूँ, मैं एक बार पढ़ कर बता देता हूँ। It is experimentally found that magnetization of paramagnetic material is directly proportional to external magnetic field B and inversely proportional to absolute temperature. मैग्नेटाइजेशन क्या है? B के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। मैग्नेटाइजेशन को M से डिनोट करते हैं, इज प्रोपोर्शनल टू B नॉट है, और ये क्या है, प्रोपोर्शनल टू 1/T है। अगर T को इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज हो जाएगा, या T को कम करेंगे तब ये बढ़ेगा, या इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा। तो इसको हम M इज प्रोपोर्शनल टू B नॉट अपॉन में T लिख सकते हैं, और M इजकल टू यहाँ पे C दे देते हैं, और B नॉट अपॉन में T करते हैं। C क्या है? क्यूरी कांस्टेंट है, और इसको क्यूरी लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो मैं पहले एक बार पढ़ के बताता हूँ। इट इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, क्यूरी कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एज द फील्ड इज इंक्रीज्ड और द टेम्परेचर इज लोअर्ड, द मैग्नेटाइजेशन इंक्रीजेज अंटिल इट रीचेज द सेचुरेशन वैल्यू। ये क्या हो गया? सेचुरेशन वैल्यू हो गया। At which all the dipoles are perfectly aligned with the field. Beyond this, Curie law is not applicable. उसके बाद में तुम इस B को इंक्रीज करो या T को डिक्रीज करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसका ग्राफ ऐसे बनाया हुआ है, देखो ऐसे। हाँ, सेचुरेट्स हो गया, यहाँ पे मैक्सिमम हो गया, सेचुरेट्स कर गया। उसके बाद में तुम B को इंक्रीज करो या T को डिक्रीज करो, भी मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगा। पहले ये सब समझ लिए हमने कैसे किया कि नहीं, तो पहले लिख लो, उसको लास्ट में हम हाँ नहीं, क्यूरी लॉ है क्या चीज़, उसी से पूछता है।
चलो लिखो, इट इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट, चाहे समझ लो डायरेक्ट ये लिख लो, क्यूरीला में ही लिख लो। इट इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल is directly proportional to external magnetic field B naught and inversely proportional to absolute temperature। और पहले ये लिखना है, फिर उसके बाद में ये लिखना है, दोनों कंबाइंड करके ये लिखना है, फिर उसके बाद में ये लिखना है। पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और इसको इनबॉक्स कर लेना है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और कैपिटल एम क्या है, मैग्नेटाइजेशन, सी क्या है, क्यूरी कांस्टेंट, और दिस इक्वेशन इज नोन एज क्यूरी लॉ। क्या अब हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में तो कोई काम नहीं आता है, लेकिन अगर कोई डिवाइस बताएंगे, अभी जो पढ़ती हो अभी, अब पूछो कि पैरामैग्नेटिक हमारे लिए क्या यूजफुल है, क्या यूज करते हैं हम उसका, तो अभी जो पढ़ रही हो ना, ये थ्योरेटिकल फिजिक्स है। जब अप्लाइड फिजिक्स पढ़ाया जाएगा उसमें बताया जाएगा कि इसका यूज क्या है, ठीक है। जब इंजीनियरिंग करोगी तो उस समय तुमको डिवाइस बनाना होगा, तब उस समय इसका यूज होगा। चलो ठीक है, यहाँ तक तुम, हाँ तो यहाँ तक तो हो गया। एम, कैपिटल एम क्या है, मैग्नेटाइजेशन है, सी क्या है, क्यूरी कांस्टेंट है, और इसको क्या बोलते हैं, क्यूरी लॉ। ये तो मैं समझाया हूँ, ये डायग्राम समझाया हूँ मैं, इसको ग्राफ, ये ग्राफ याद रखना है, इसको तो मैं बनाना चाहो तो बना लो, ऐसे तो मैं समझाया हूँ कि क्या करना है, ठीक है। और एक ग्राफ यहाँ पे है, यह है तुम्हारा m और यह है b अपॉन में t, ये कुछ ऐसे होता है। और इसको बोलते हैं ms, सैचुरेशन पॉइंट। और क्यूरी लॉ यहीं तक अप्लीकेबल है, क्यूरी लॉ यहीं तक अप्लीकेबल है, इसी रीजन में क्यूरी लॉ अप्लीकेबल है, यहाँ के बाद में क्यूरी लॉ अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि सभी सेचुरेट्स कर गया। तो क्यूरी लॉ ये कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करो या टेम्परेचर को डिक्रीज करो तो मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज होगा। यहाँ से हम बी को इंक्रीज करें या टी को डिक्रीज करें तो मैग्नेटाइजेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जितना अलाइन होना था वो सभी अलाइन हो गया, फर्दर कोई गुंजाइश नहीं है, कुछ नहीं होगा, सभी तो अलाइन हो चुका है। बट सर अगर हम कंडीशन को उल्टा कर दें तो टेम्परेचर बढ़ा दें, मैग्नेटिक फील्ड कम हो, तब तो फिर रैंडम हो जाएगा, जस्ट उसी का अपोजिट डायरेक्शन में आ जाओ, सब रैंडम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा पैरामैग्नेटिक। अब फेरोमैग्नेटिक कराए या नेक्स्ट क्लास में कराए, नेक्स्ट क्लास में फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। तो क्या फेरोमैग्नेटिक भी 15 मिनट के काम है, 15-20 मिनट के काम, 15 मिनट, नहीं तो आज ही कर लो। अब नेक्स्ट क्लास में अगर मैं पढ़ा दूं तो ये चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। सर डाउट आए तो हम आपको मैसेज कर सकते हैं? हाँ करो, या आप यहाँ आते हो तो क्लास के पहले आ जाओ, क्लास के पहले तो आते ही हो तो उस समय पूछ लो। तो